बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहनवाज खान। आज बात करेंगे पहले दौरा न्यूजीलैंड पाकिस्तान बमुकाबला न्यूजीलैंड जो आज सेकंड T20 मैच था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाहिद नज़ीर, जो पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट और 17 वनडे मैचेस खेल चुके हैं। आज उनसे थोड़ी गपशप लगाते हैं कि आज जो सेकंड T20 मैच था इसमें पाकिस्तान पहला T20 मैच भी पाकिस्तान ने लूज़ किया और आज कंटिन्यूसली दूसरा मैच भी पाकिस्तान लूज़ कर गया है। शाहिद भाई के बारे में मशहूर है, शाहिद भाई इतने मैचेस नहीं खेले जितने शाहिद भाई ने टूर किए हैं। तो शाहिद भाई से ज़रा चिट चैट कर लेते हैं। शाहिद भाई, पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान टीम इस वक्त टूर पे है न्यूजीलैंड के और रिज़ल्ट तो इंतहाई मायूस कुन है। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में ये क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, चेंज करते हैं या इसको कंटिन्यू करते हैं। शाहिद भाई, 2 T20 मैचेस हो चुके हैं। पहले मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और एक बड़ा टारगेट करने में कामयाब नहीं हुआ पाकिस्तान। हालांकि जिस तरह की पिचेस थी, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे अगर 180-185 रन होते तो पाकिस्तान एक अच्छा हुआ हमें मैच देखने को भी मिलता और पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में भी था। हालांकि न्यूजीलैंड की जो साइड थी काफ़ी सीनियर प्लेयर उसमें नहीं खेल रहे थे। वही रीत बरकरार रखी। आज दूसरे T20 मैच में भी पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। स्पेशली ओपनर आने वाले बैट्समैन जो आज मिसबा ने एक तजर्बा किया है मोहम्मद रजवान की शक्ल में, जिनको उन्होंने आज ओपन खिलाया है, लेकिन वो आज भी कामयाब नहीं हुए। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इसी तरह ये पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती रही तो आने वाले मैचेस में मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई स्पेशली इन ममालिक में जैसे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका, हमेशा से हमारी ये एक माजी में भी कभी हमारे बैट्समैनों ने रन नहीं किए। तो आपका क्या ख्याल है कि आने वाले मैचेस में ये परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं? देखें, अभी मैं थोड़ा सा मैच देखने का इत्तेफाक हुआ आज दूसरा T20। तो मुझे एक तो सारे प्लेयर्स ही नए नज़र आए, इसमें कोई मुझे इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नज़र नहीं आए। दूसरी ये बात है कि जब भी आप अगर पूरा हिस्ट्री देख लें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टूर्स की, तो आप जब भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम सेलेक्ट करते हो तो आप ऐसे प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हो कि जो कट और पुल अच्छी खेलते हो, क्योंकि आपको पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे बॉल थोड़ा बाउंस करता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ी हार्ड पिचेस होती हैं, तो आप ऐसे प्लेयर्स को लेके जाते हो। लेकिन मैंने तो जब से देखा है, मैं न्यूजीलैंड का टूर भी किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का टूर भी किया हुआ है, जब आप पीछे वाली बॉल पे फंसते हो तो आप वहाँ पे रन्स नहीं कर सकते। आज भी अगर देखो तो जो बॉल भी उन्होंने थोड़ा सा शॉट किया, आपके बैट्समैन वहाँ पे फंस गए हैं। और दूसरा, आप अपनी बॉडी से अवेज आगे जब खेलते हो इस तरह की पिच पे तो भी आप रन्स नहीं कर सकते। तो मेरा मतलब टीम इस तरह की सिलेक्ट की गई है कि जो पीछे वाली बॉल को, मतलब हार्ड पिच पे आप कैसे आगे जाके सर्वाइव करोगे जबकि बॉल थोड़ा ऊपर आ रहा है। शायद भाई, आप ये देखें, पूरा बैटिंग ट्रैक था और जब न्यूजीलैंड की बैटिंग हो रही हो, आज के मैच में जब न्यूजीलैंड की भी बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, हमने देखा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बैटिंग करते हुए, वो अपनी मर्जी के शॉट्स खेल रहे थे। लेकिन उसकी निस्बत अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के जो हम स्पेशली जो टॉप ऑर्डर है, तो ये कंटिन्यूसली वो दूसरी मरतबा फ्लॉप हुआ है, रन उन्होंने नहीं किया। आज भी देखें, अगर पाकिस्तान ने 163 रन किए हैं तो हफीज़ के 99 रन अगर हम निकाल देते हैं तो आप देखें पाकिस्तान का तो तकरीबन 100-120 रन पाकिस्तान टोटल कर पाई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हफीज़ को देख लें, हफीज़ कट भी अच्छी खेलता है, पुल भी अच्छी खेलता है और पीछे रह के खेलता है। अब इन पिचों पे अगर आप थोड़ा सा स्टे करोगे, पीछे रह के खेलोगे तो आप रन कर सकते हो। जब आप बॉल की तरफ जाते हो तो बॉल थोड़ा एक तो ऊपर आता है और थोड़ा तेज़ आता है। तो जब आप बॉल की तरफ जाते हो और अवे द बॉडी भी खेलते हो साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप रन कर सकोगे। आपको ये मिसबा साथ है टीम के, काफ़ी एक्सपीरियंस है उसके पास, तो उसको अपने प्लेयर्स को ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको बॉल का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखें, बॉल ऊपर भी आएगा जैसे मैंने बताया और थोड़ा तेज़ भी आएगा, तो आपको थोड़ा पीछे रह के खेलना है। लेकिन आज की विकेट में तो हमें ना इतना स्विंग नज़र आ रहा था, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बैट्समैन को मुश्किल दरपेश हो आ रही हो या मुश्किल हो रही हो बैटिंग करने में। मिसबा आपके पास बैटिंग कोच है, हेड कोच है, वो भी आपको एज ए बैट्समैन ही पाकिस्तान के लिए खेले ना। यूनुस खान आपके पास बैटिंग कोच है, वकार यूनुस आपके पास बॉलिंग कोच है।
इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है वो अभी तक ज़ीरो है। हमें अभी तक कोई कम्बिनेशन ही बनता हुआ नहीं नज़र आ रहे हैं 2T20 मैचेस में। और मुझे नहीं लगता शायद भाई कि आने वाले मैचेस में अभी अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे, कुछ खिलाड़ी वैसे ही काफ़ी। देखिए आप अगर मिसबाक और यूनुस खान को देखें तो दोनों ही स्टे करने वाले बैट्समैन थे, दोनों ही रुक के खेलते थे पिच पे, दोनों पीछे जाके खेलते थे। तो इनको अपने प्लेयर्स को भी ये समझाना है कि आपने आप न्यूजीलैंड में आ गए हो, पाकिस्तान में नहीं हो। यहाँ की पिचेस पाकिस्तान की पिचेस की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आप आगे जाके खेलो पीछे जाके खेलो तो आपको दोनों तरह से ईजी होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो मैंने जितना मैच मैंने आज देखा है उसमें बॉल सीम भी हुआ है और बॉल जो थोड़ा सा उन्होंने पिच पे मारा है बॉल ऊपर भी आया है। तो वहीं पे आप अगर आपके 4-5 टॉप ऑर्डर बैट्समैन शुरू में ही वो ले जाते हैं नए बॉल से, तो मेरा मतलब आप कहाँ स्कोर कर सकते हो। अभी हफीज़ ने जो स्कोर किया है, अगर हफीज़ जैसे आपने कहा स्कोर नहीं करता तो पाकिस्तान तो 120-25 पे रह जाता। शायद भाई एक और भी चीज़ इसमें आप देखें कि अगर हफीज़ कंटिन्यूसली तकरीबन 2-3 साल से जब से उसने अपनी नेशनल गेम करनी शुरू की है तो वो रन्स कर रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि T20 में हफीज़ चूँकि उनकी नेचुरल गेम है स्लॉगिंग, वो जब भी अपनी नेशनल गेम करता है वो रन्स कर देता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बाबर आजम इंजर्ड है, वो टीम में नहीं खेल रहे हैं। आपको T20 वनडे टेस्ट क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में आपने डिपेंड करना है। चले T20 में तो हफीज़ आपको थोड़ी हेल्प देता है बाबर आजम के साथ, लेकिन पिछले मैच में शादाब ने रन कर दिए, तो इसका मतलब है कि आप मिडल ऑर्डर में एक पूरे बैट्समैन बन के आप आगे बारी लेने के लिए, तो ना ये PSL हो रही है, वो आप न्यूजीलैंड की होम ग्राउंड में खेल रहे हो। आपको पता है कि जो कीवीज़ हैं वो उनकी होम ग्राउंड में खेलना हमेशा हर मुल्क के लिए एक चैलेंज रहा है। जी बिल्कुल, आप देख लें कि उनके जितने भी बॉलर्स हैं वो सीमर हैं सारे। जब सीम बॉलर्स को आप खेलते हो तो फिर आप ऐसे जैसे हमारे बैट्समैन खेलते हैं कि बस अवे द बॉडी और स्लॉगिंग जो हफीज़ स्लॉगिंग करता है वो बहुत ही अच्छी स्लॉगिंग करता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधाधुंध बैटिंग नहीं करता, बल्कि जो बॉल उसको मिलती है उससे पूरा फ़ायदा उठाता है, उस पर रन्स करता है। जो बाउंड्री वाला बॉल है इस पर बाउंड्री, और जो थोड़ा डेंजरस बॉल इसको छोड़ भी देता है हफीज़। तो इस वजह से हफीज़ ने रन किए। अब देखिए इस टीम में आपने आसिफ अली को भी नहीं लेके गए जो आपके पास T20 का सबसे बेस्ट प्लेयर था। फिर आप सारा डिपेंड अब यहाँ पे आपका था बाबर आजम पे। बाबर आजम आपका अनफिट हो गया, तो आपको कुछ 1-2 प्लेयर्स ऐसे भी, जैसे सरफराज अब बाहर बैठा हुआ है, अब सरफराज को भी नहीं आ रहा है शायद भाई कि सरफराज को वो साथ ले गए हैं। आपको याद होगा 2011 के वर्ल्ड कप में, आई थिंक 2015 के वर्ल्ड कप में जब मिसबा कप्तान था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, तब भी वकारी यूनुस हेड कोच था। वकारी यूनुस को तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है वो रखा हुआ है कि सिर्फ आपने जो प्लेयर्स हैं उनके फ्यूचर ख़राब करने। अब आप देख लें, अभी रिसेंटली मैं एक बात आपको बता दूं कि मोहम्मद आमिर ने सबसे ज़्यादा इस बात पे उन्होंने कहा कि मुझे ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे मैनेजमेंट से काफ़ी कंप्लेन है। तो मैनेजमेंट का अगर उनकी बात करें तो वो सीधा इशारा तो वकारी यूनुस की तरफ ही जाता है। हफीज़ के साथ उनका प्रॉब्लम रहता है और वो खुद ही इस्तीफ़ा देते हैं और किसी ना किसी सूरत में आके वो क्रिकेट बोर्ड से भी, वो पाकिस्तान क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। तो इनका भी तो कुछ आप मेरा मतलब सोचना चाहिए उनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि अगर एक बंदा इस्तीफ़ा देता है जाता है फिर आके वहीं पे वो स्टैंड कर रहा होता है। और उसी वजह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं, अब 28 साल की एज है मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर का अगर कैरेक्टर भी देखूं वो इतना अच्छा तो नहीं था, आपको पता है इतना बड़ा स्पॉट फिक्सिंग सारे मामला हुए, लेकिन ठीक है फिर भी पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहा था। लेकिन वकारी यूनुस मेरा ख्याल है कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है सारे प्लेयर्स के लिए। वकार भाई का ये काफ़ी अरसे से ये अलमिया है कि वो जब भी टीम के साथ रहें कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर साथ साथ चलती रहती हैं। अब जहाँ तक आमिर की बात है तो आमिर को मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि आमिर को तो आपने टीम में ही गलत लिया है, क्योंकि जब स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया था उसने मान भी लिया कि ये सारा कुछ मैंने किया। तो आप ऐसे प्लेयर्स को क्यों लेके आते हो? आप दूसरे प्लेयर्स को भी मेंटली एक तरह से टॉर्च करते हो कि भाई ठीक है तुम लोग भी करोगे तो कल को आ जाओगे। अच्छा चलो आप उसको ले आए हो, फिर अगर आप उसको लेके आए हो तो आप दूसरे 2 प्लेयर्स को साथ क्यों नहीं लेके आए? आप सलमान को नहीं लेके आए। आप आसिफ, यानी आसिफ जैसा स्विंग बॉलर आपके पास बड़े अरसे के बाद आया था, आपने उसको भी ज़ाया कर दिया। उसको भी क्यों भाई, एक बंदे पे इतनी आपने करके उसको मेहरबानियां कर दी और बाकी 2 आपके दुश्मन थे। एक तो ये बात, दूसरा आमिर को ये डिसीजन अभी नहीं करना चाहिए था। देखो टेम्परामेंट भी कोई चीज़ है, आप स्पोर्ट्समैन तभी बनते हो जब आप में टेम्परामेंट हो, आप अच्छे बुरे के लिए दोनों के लिए तैयार रहते हो। आपके साथ अच्छा होता रहे तो आप बिल्कुल ठीक हो। आपके साथ थोड़ा सा कोई बुरा हो या 1-2 जगहों पे आपको सिलेक्ट ना किया जाए तो ये थोड़ी होता कि आप उस पर क्रिकेट को ही छोड़ दोगे।
तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है आमिर का। लेकिन कुछ अरसे से अगर आप देखें शायद कुछ मोहम्मद आमिर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है 2-2.5 साल से तो वो अनफिट खेल रहे हैं, 2-2.5 साल से वो अनफिट खेल रहा है। आप देखें, आप एज अ फास्ट बॉलर आपने पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। अब मुझे ये बताएं कि एक मैच में आप कर रहे हैं 140 प्लस पे आप बॉल कर रहे हैं, इंसिडेंटली आप आते हैं नेक्स्ट मैच में आपकी पेस रिड्यूस होती है, 130 बमुश्किल आप क्रॉस करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि क्या एक जो फिट बंदा होता है एकदम उसकी, जहाँ तक मेरी समझ में, उसकी पेस तो इतनी रिड्यूस नहीं हो सकती। इट्स मीन कि आप अनफिट है। देखिए, ये अब मैं श्योरली तो ये बात नहीं कर सकता कि आमिर अनफिट था या नहीं था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आमिर एक अच्छा बॉलर ज़रूर था। लेकिन देखें, आप उसका कैरियर पूरा देखें अगर, तो जिस वक्त ये स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया उस आमिर में और जब ये वापस आया उस आमिर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये उस तरह का बॉलर नहीं था जो पहले था। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब अगर आपने उसको बहुत सारे मैचेस खिलाए, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो अगर आपने उसको नहीं सिलेक्ट किया या उसको थोड़ा रेस्ट दे दिया, तो मेरा नहीं ख्याल इस बात पे आप रिटायरमेंट का फैसला कर लो। इस तरह तो फिर अगर जिस तरह ये क्रिटिसाइज कर रहा है मोहम्मद आमिर मैनेजमेंट को, ठीक है, कसूरवार मैनेजमेंट भी है, और स्पेशली मैं वकारी उसको इसका मैं कहूँगा ब्लेम दूंगा। उनकी वजह ये कि आमिर इज़ अ नॉट फर्स्ट पर्सन के वो कह रहे हैं कि मुझे वकारी से प्रॉब्लम है। आपको भी बहुत सारे मसाइल थे जब आप टीम में थे। आखिरी टूर 2006 में जब आप इंग्लैंड गए तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद फिर आप ये देखें कि वकारी उसका सरफराज के साथ है। जब आपने सरफराज को खिलाना नहीं है मैच, आप उसको कंटिन्यू टीम के साथ आप उसको कैरी कर रहे हो, लेकिन आप उसको देखें, जो भी था सरफराज ने T20 में पाकिस्तान को रेटिंग में पहली पोजीशन पे लेके गया सरफराज, आपको पता है ना ये। तो सरफराज स्पेशलिस्ट है T20 का, आपने उनको टेस्ट में नहीं खिलाना, लेकिन कम से कम आप एक ही बंदे पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान पे। मोहम्मद रिजवान क्या ऐसी खास बात है शायद भाई, आपको कुछ लगा? देखिए, रिजवान नो डाउट रिजवान भी अच्छा है, लेकिन देखिए, जब सरफराज बहुत अच्छा नहीं था, आप उसको टीम में भी लेके आए, आपने उसको कैप्टन भी बनाया, उसमें वो इतना कैपेबल भी नहीं था उस वक्त। लेकिन जब उसने टीम को सेट कर लिया, जब वो उस प्रेशर को हैंडल कर गया, वो रिज़ल्ट देना शुरू हो गया, जब उसने टीम को किसी जगह पे ले आया, किसी स्टेज पे ले आया, तो आपने उसको एकदम से आउट कर दिया। चलो आउट कर दिया उसको, वो कैप्टन भी नहीं रहा, लेकिन अब उसको, अब क्या यहाँ पे न्यूजीलैंड में चेक करो यार, अगर आपके दूसरे प्लेयर फर्स्ट क्लास में रन करके क्या है शायद, आपका दूसरा कीपर जो आपने उसकी जगह पे लेके आए हैं, उसको रिप्लेस लेके आए हैं, वो नहीं परफॉर्म कर रहा, तो आप उसको खिलाओ, उसके साथ दुश्मनी थोड़ी है। फिर अगर लेके गए हो तो उसको आप खिलाओ भाई मैच, उससे अगर वो परफॉर्म ना करे तो आपके पास ये जवाब है कि भी ठीक है इसलिए बिठाया हुआ था। अगर आप खिला भी नहीं रहे और एक कोई बार बार चेक करी जा रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है मिसबा का। अगर वनडे में रिजवान ने रन्स कर दिए हैं, वेरी गुड, ठीक है, टेस्ट में कर दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा है। लेकिन सरफराज की अगर आप सिर्फ T20 क्रिकेट में अगर आप ज़रा उनका कंपैरिजन करें रिजवान के साथ, तो मेरा ख्याल है कि सरफराज की जो अचीवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है उसकी निस्बत। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, शायद भाई आप शायद मेरी बात से एग्री करें, इस सरफराज को ना खिलाने में 100% वकार यूनुस का हाथ है। और वकार यूनुस के साथ लास्ट टाइम भी जब प्रॉब्लम हुई थी, तो वकार यूनुस तो जब वर्ल्ड कप हो रहा था 2015 का, वो तो इसको खिला नहीं रहे थे। वो जब एक मौका इसको दिया था सरफराज को, तब सरफराज ने, आपको पता है कि बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया था और ऊपर वाले नंबरों पे खेला था। तो मैच्योर, जब एक प्लेयर मैच्योर हो जाता है तो आप उसको ज़ाया कर देते हो, आप उसको खुडे लाइन लगा देते हो। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये जब लास्ट टाइम वकार भाई को निकाला था इन्होंने, जब ये एज ए कोच थे, हेड कोच थे, तब हेड कोच थे, तो आपने जिन एलिगेशन पे उसको निकाला था उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या बोर्ड के पास? यानी बोर्ड का ऊपर से बोर्ड चेंज होगा, चेयरमैन चेंज होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव चेंज होगा, तो वो पिछली बातें सारी भूल जाएंगे भाई, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है आपके पास। यही तो हैरानगी की बात तो आप फिर अगर उन ऐसे लोगों को लेके आते हैं, मैं देखें एज ए प्लेयर वो बहुत अच्छे थे, वो सुपरस्टार थे, वो दुनिया का बेस्ट बॉलर थे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखें कि एज ए कोच उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, उन्होंने टीम के लिए, टीम के कम्बिनेशन के लिए क्या किया हुआ है। अब आप खुद ही उन पे एलिगेशन लगा के निकाल दो कि ये टीम में कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, तो अब आप फिर उनको ही ले आते हो, तो फिर ये चीज़ें तो आपको आगे जाके तंग करेंगी। अहमद शहजाद के साथ वकार यूनुस का प्रॉब्लम था, सरफराज के साथ वकार यूनुस का प्रॉब्लम था,
अभी मोहम्मद आमिर के साथ बकारी यूनुस का प्रॉब्लम है। तो देखें, अगर एक बंदे का प्रॉब्लम हो तो बंदा समझ आता है कि यार वो प्लेयर ठीक नहीं कह रहा होगा, वो गलत होगा, वो बकारी यूनुस ठीक होंगे। लेकिन ये तो हर दूसरा प्लेयर जो है वो यही जो है वो मतलब बात कर रहा है कि बकारी यूनुस के साथ हमें प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या माजी भूल जाता है? देखिए, माजी में उनको पता नहीं होता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रीत आपको पता है कि एक बंदा सालों से टीम से बाहर होता है, एकदम उसको एक सरप्राइज देते हैं, टीम का कप्तान बना देते हैं। यहाँ पे तो एकदम उसको कोच लगा देते हैं। यहाँ पे तो ये पता नहीं चलता कि ये किस चीज़ को देख के लोगों को लेके आते हैं। इवन अभी नीचे लोकल स्ट्रक्चर भी देखें तो आपने जो लोग रखे हैं और जो लोग नहीं रखे उनका कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये किस मेरिट पे ये सिलेक्शनें होती हैं। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आई बात, आपको अगर आई मुझे तो मेरी तो समझ में ये आ रहा है, जिस तरह की मिसबा की परफॉर्मेंस है, 0/0 परफॉर्मेंस है, कोई खातर खा परफॉर्म अभी तक नहीं किया एज ए हेड कोच। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिसबा के बारे में भी सोचना चाहिए। एक तो उन्होंने बड़ा एहसान किया टीम पे कि एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और उस दूसरा हमें तोहफा मिला है वसीम खान की शक्ल, मोहम्मद वसीम की शक्ल में एज ए चीफ सेलेक्टर उनको बना दिया है। अब पाकिस्तान में बाकी टेस्ट क्रिकेटर ख़त्म हो गए जब मोहम्मद वसीम जैसे अब आएंगे एज ए चीफ सेलेक्टर और इस तरह के ओहदों पे। देखिए, मोहम्मद वसीम नो डाउट अच्छा प्लेयर था। मैं मोहम्मद वसीम के साथ खेला हूँ काफ़ी क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, अच्छा माइंड था क्रिकेट का। अगर उसको लेके आए तो शायद बोर्ड ने कुछ सोच के लेके आए, या उसको चले अब आए हैं तो उनको देखते हैं कि वो इसमें क्या चेंजेस लेके आते हैं। जहाँ तक मिसबा की बात है, इसमें कोई शक नहीं है, मिसबा काफ़ी ज़हीन है, मेरे साथ रीजन क्रिकेट भी खेले हुए हैं। पाकिस्तान में तो हम इकट्ठे नेशनल टीम से तो नहीं खेले, लेकिन भाई खेलने में और खिलाने में बहुत फ़र्क होता है। मैं वही बताने लगा था कि वो एज ए कैप्टन तब भी रीजन को लीड करते थे, तो मेंटली शार्प है, क्रिकेट को समझते हैं। लेकिन अब ये रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा और मुसलसल नहीं आ रहा, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि मिसबा ऐसा किसी वो खुद अपना माइंड यूज़ कर रहा है या किसी से गाइडेंस ले। यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे बकारी यूनुस डेफिनेटली वो सीनियर प्लेयर है और मिसबा हेड कोच है, यूनुस खान है, क्रीम बैठी हुई है पाकिस्तान के। अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है सारे क्रिकेटर्स को। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिसबा का कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। एकदम जब आप इतना बड़ा ओहदा जो किसी प्लेयर को दे देते हैं तो मेरा ख्याल है उसके लिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लाइक जैसे अब मिसबा को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बेहतर था अगर आप मिसबा को किसी रीजन के साथ पहले कोचिंग में लगाते या जो भी फॉर्मेट आते हैं उनके साथ लगाते, थोड़ा एक्सपीरियंस होता तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि मिसबा को जैसे ही मिसबा रिटायर हुआ, मिसबा को ये कोचिंग लाइन में ले आए। टू अर्ली था उनके लिए, उनको वाकई किसी ना किसी रीजन में किसी जगह पे 1-2 साल का एक्सपीरियंस गेन करने देते तो। लेकिन ये भी बात, चलो उन्हें आपने बनाया है अब, लेकिन अब आपका रिज़ल्ट, जितना बंदा वो ज़हीन है या जितना क्रिकेट को समझने वाला है, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया अपनी टीम से, या वो उस तरह की चीज़ जो वो खुद खेलते हुए, जिस तरह वो आपने देखा है जैसे वो बैटिंग करते हुए पूरी टीम को लेके चलता था, इस तरह कोच बनने के बाद वो पूरी टीम को उस तरह लेके शायद नहीं चल पा रहा। मे भी आगे जाके ठीक हो जाए या इसी तरह चलता रहे, ये तो वक्त बताएगा। ये मुझे तो लग रहा है आने वाले अगर 2-3 सीरीज़ और इस तरह हुई तो शायद मिसबा की इससे भी छुट्टी, क्योंकि एज ए चीफ सेलेक्टर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, और जो आने वाली 2-3 सीरीज़ है मुझे लग रहा है वो क्रिकेट बोर्ड को जो है वो देखें, शाहनवाज कोई खुद इस्तीफा नहीं देता। जब मिसबा कैप्टन था तो बड़ी कैंपेन चलाई गई मीडिया पे मिसबा के ख़िलाफ़। पहले टेस्ट से इनको इस्तीफ़ा दिया इन्होंने, फिर वनडे से, फिर आहिस्ता आहिस्ता T20 से भी। तो ये प्रेशर होता है। अभी ये देखें, ये चीफ सेलेक्टर से अभी इतनी जल्दी कैसे इस्तीफ़ा दे सकते थे? हाँ, इन पे प्रेशर डाला गया है, इनके पीछे लॉबी काम करती है, जो ये सारे डिसीजन करने में प्रेशर के बगैर तो नहीं हो सकता ना। अभी अगर कोच है तो ये खुद से इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे। जब इन पे प्रेशर पड़ेगा, जब इनके ख़िलाफ़ लॉबियाँ काम करेंगी, तो इन द एंड फिर वो क्रिटिसाइज से बचने के लिए वो इस्तीफ़ा देगा। तो एक तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जिसके मैं शुरू से खिलाफ रहा हूँ कि आप किसी जो बंदा सेट हो जाता है, जैसे आप पहले बात हुई सरफराज सेट हो गया, टीम को सेट कर लिया, रिजल्ट आना शुरू हो गया, आपने उसके बाद 2-4 मैच में कुछ नहीं किया तो आपने इसको ना सिर्फ टीम से निकाला बल्कि कैप्टन भी नहीं रहा, किसी फॉर्मेट का भी नहीं रहा। तो अब ये चीज़ें तो अब अगर ये बाबर आजम को लेके आए हैं तो बाबर आजम अगर 2-4 मैच में नहीं करेगा तो क्या बाबर आजम को भी निकाल दोगे? ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट की आप एक हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसा ही हुआ है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की
कि किसी प्लेयर को 2 साल 3 साल से टीम में नहीं होता, एकदम उसको एज ए कैप्टन जो ले आते हैं। किसी प्लेयर को पता नहीं होता, वो किसी गली मोहल्ले में वो कोचिंग कर रहा था, उसको पता चलता है मैं पाकिस्तानी टीम का कोच बन गया हूँ। देखिए इमरान खान ग्रेट कैप्टन, ग्रेट प्लेयर। उसके बाद आपके पास सबसे अच्छा कैप्टन वसीम अकरम आया था, तो आपने वसीम अकरम को भी ऐसी टीम से निकाला था। यानी वसीम भाई, मैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारी क्रिकेट खेल रहा हूँ इंटरनेशनल, तो मैंने उनसे अच्छा कैप्टन तो नहीं देखा। लेकिन अगर उनको भी आपने इस तरह निकाला था जिस तरह अभी भी ये करते आ रहे हैं उस वक्त से ही, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है जो अभी बनाए हैं, जैसे बाबर आजम है या किसी को भी और बनाते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शाहनवाज लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स विद शाहनवाज, और आने वाले सारे वीडियोस में शाहिद भाई मेरे साथ होंगे। इंशाल्लाह हम फर्दर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होंगी अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट वो इंशाल्लाह ताला हम आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।